नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूमल इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड का पेपर, जो आज दिनांक 21 मार्च को हुआ है, 21 मार्च 2023 को। ये है, इस कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, आपके लिए निर्देश हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन खंड अ का है, अपठित गद्यांश। ये हमने गद्यांश पढ़ा है पूरा, और इसका जो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो वह होगा ऑप्शन अ, भय। क्या होगा हमारा ऑप्शन अ, भय। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं, तो अब इसका जो ऑप्शन है वो है सी, स्थायी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सबल और निर्बल के बीच अनवरत चल रही है। अब इसका जो है आंसर होगा हमारा शोषण की प्रक्रिया, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है, तो इसका ऑप्शन है वर्ग वृत्ति से, ऑप्शन अ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर द, छात्र संघ की। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपठित काव्यांश। अब इस काव्यांश को आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, अब उनके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो वो है बचपन, क्योंकि इसमें बचपन के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। 7वां है हमारा, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है, तो जीवन भार बन गया है। इसमें एक पंक्ति दे रखी है पूरी। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल शब्द का अर्थ क्या है। निर्मल, तो निर्मल का अर्थ है यहाँ पवित्र। उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है क्या, बचपन। ये भी दिया हुआ है उसमें। 10वां क्वेश्चन है हमारा, और इसका लास्ट काव्यांश का, वह नंद नंदन सी क्या फूल उठी, तो इसमें जो है ऑप्शन द सही हो जाएगा, कुटिया। अब जो 11वां और 12वां क्वेश्चन है वो काव्यांश से अलग है, किताब में से दिया है, कृतिका में से। इसका है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है, तो इसमें ऑप्शन अ हो जाएगा। इसमें जो है आपको हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का जो है वर्णन किया गया था, आपको याद होगा। ये चैप्टर जो है बहुत ही मज़ेदार वाला चैप्टर कह सकते हैं इसे। उसमें से एक पंक्ति दी गई है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में मुंह निहारा करते थे। उपरोक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो ये भोलानाथ के द्वारा कही गई पंक्ति है, और इसका ऑप्शन है माता का अंचल। अब है हमारे रिक्त स्थान। इनमें हमें एक एक वर्ड्स लिखने थे। तो पहला है, प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अभूतपूर्व तथा क्रिया डैश संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा है, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, तो अब इसका जो है देखो दो हो सकते हैं, लेकिन जो हम मेन मानेंगे ना वो मानेंगे उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक। और दूसरा जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम भी होता है। तीसरा है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, तो ऐसी जो क्रिया होती है जिसका सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, तो वो होती है अकर्मक। कौन सी होती है, अकर्मक। चौथा है, परिमाणवाचक विशेषण के डैश उपभेद हैं, तो परिमाणवाचक के दो ही उपभेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अब जो 5वां है हमारा, हिंदी भाषा में मुख्यतः
उपसर्ग के प्रकार प्रचलित हैं। तो इसमें जो है सबको बहुत कन्फ्यूजन था कि 3 होते हैं या 4 होते हैं। अगर हम बोर्ड की तरफ से माने तो जो बोर्ड की बुक दी गई है उसमें तो 3 ही प्रकार के बताए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। उसी में हम अंग्रेजी के और उर्दू के दोनों जोड़ देते हैं। छठवां प्रश्न है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें या तो कृत कहते हैं या कृदंत। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो है हमारा निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनके जो है आपको उत्तर लिखने थे। अब है यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो यण संधि आपको मालूम होगा क्या होती है। जब ई, उ और री का जो है संधि होती है असमान स्वर से, ई, उ और री प्लस कोई भी असमान स्वर, तो हमें क्या इनके जो क्रमशः जो हमें परिणाम मिलते हैं तो वो बनते हैं हमारे य, व और र। तो ये होती है हमारी यण संधि। और इसके उदाहरण जो हम देख सकते हैं जैसे प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस अय, तो बनेगा प्रत्यय। ठीक है, और सबसे जो इसका प्रचलित उदाहरण है वो है स्वागत, सु प्लस आगत। अब अगला है हमारा दूसरा, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो द्विगु समास संख्यावाची होता है, द्विगु में हमेशा संख्या आती है, जैसे कि त्रिलोकी। और द्वंद्व समास हम सभी को पता है, इसमें और या ऐसे समुच्चय बोधक अव्ययों का जो है लोप हो जाता है और इनकी जगह पे योजक चिन्ह आ जाता है बीच में। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा माता पिता, माता डैश पिता। अब इसका हम कर देंगे माता और पिता, तो और की जगह योजक चिन्ह आ गया। तीसरा जो है कीचड़ उछालना, मुहावरे का अर्थ लिखना था, तो इसका हम कोई पर्टिकुलर नहीं है, इसका हम अपमानित भी कर सकते हैं, अपमानित करना। ठीक है, मेनली तो इसका यही होगा आंसर, अपमानित करना। एक साधे सब सधई, सब सधे जब जाए सब जाए, ये लोकोक्ति बच्चों को सुन के बड़ा ऐसा लगा पता नहीं कहाँ से आ गई है, लेकिन इसका सीधा सा एक मतलब है कि आप एक लक्ष्य तय कीजिए, उस एक के पीछे जाइए तो आप सारी चीज़ हासिल कर लेंगे। अगर आप 10 दिशा में भागेंगे और तो आप 10 छोड़ो, एक भी नहीं हासिल कर पाओगे। तो मतलब ये कि एक मत रखिए, अपना एक लक्ष्य रखिए। ठीक है, अब पांचवा जो है अब हमारे आ गए हैं, क्षितिज में से आ गए, बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। तो बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से जो है लेखक ये भी दिखाना चाहता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और बाल गोविंद भगत की तरह मन से सन्यासी रहिए, ना कि अपने दिखावे से बाहर से। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे लेकिन मन से सन्यासी थे। अगला है, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पहुंचकर किस भाव को दर्शाया। तो इसका सीधा सा एक शब्द का उत्तर है, उन्होंने अपने दिखावटी पूर्ण जीवन शैली को दर्शाया है, अपने नवाबी रईसी को। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्करण किसके संबंध में है। तो इसका जो आंसर है वो है फादर कामिल बुल्के। आपको याद होगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया। तो 2 लोगों का आया था उनके ऊपर प्रभाव, आपको याद होगा पाठ में दे रखा है। एक तो उनके पिता थे जिन्होंने उनको राजनीतिक गोष्ठियों में बिठाया, और दूसरी उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, जिन्होंने मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश दिलाया।
9वां प्रश्न है अब हमारा, गोपियों ने हारल की लकड़ी किसे कहा है? तो ये सूरदास के पद से लिया गया है कि गोपियों ने हारल की खुद को हारल पक्षी कहा है और श्री कृष्ण को हारल की पक्षी कहा है, हारल की लकड़ी कहा है, सॉरी। 10वां है हमारा, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। ये अगर आपको याद हो तो कवि देव के कवित्व में से है। इसमें जो है आपका भाव आएगा कि आसमान में जो तारे चमक रहे हैं वो मानो तारा रूपी कोई नव युवती खड़ी है, उसने एक साड़ी पहन रखी है, उसमें लगे हुए मोतियों की तरह चमक रहे हैं। मोती ऐसे चमक रहे हैं जैसे मल्लिका के फूल का मकरंद सफेद होता है, एकदम श्वेत, वैसे। खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा? तो ये तो बहुत सीधा सा इसका आंसर होगा। आपको याद हो तो ये कहा था, दुलारी ने टुन्नू से कहा था, जो आपकी कृतिका में एक पार्ट है, चौथा। अगला क्वेश्चन है, दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने आगे जब वो चली गई थी तो उसने कुछ पहाड़ी औरतों को कठिन परिश्रम करते हुए पहाड़ों पर देखा। अगला जो है अब हमारा खंड ब आ चुका है। इसमें हमें वही क्वेश्चन आंसर ही दे रखे हैं लेकिन बड़े बड़े हैं। इसमें कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि कैप्टन देशभक्ति की भावना रखता था, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। 5वां क्वेश्चन है, भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे अपनी पुत्र वधू को कष्ट में नहीं देखना चाहते थे और वे सामाजिक रूढ़ियों के विरोध में भी थे, तो उन्होंने अपनी पतोहू का दूसरा विवाह करने के लिए भी कह दिया था। लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब ने क्या प्रतिक्रिया की? तो जब लेखक गाड़ी के डब्बे में घुसे तो नवाब साहब ने अपनी आंखें फेर के खिड़की की तरफ कर ली और उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उनकी आंखों में भी कुछ असंतोष सा दिख रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यूं तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी लेकिन जो 2 थी वो ये थी कि वो बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के इंसान थे, वो जिससे भी रिश्ता बनाते उसे तोड़ते नहीं थे और हिंदी भाषी मतलब हिंदी प्रेमी थे, हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने हिंदी में MA किया और भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी कई अपने जो है तर्क दिए। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? तो इसका भी सीधा सा जवाब है क्योंकि गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण प्रेम संदेश लेकर आए, लेकिन उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा दिया, इसलिए उनको उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। 9वां प्रश्न है, लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? तो इसका आंसर है, परशुराम जी के क्रोध को श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर शांत किया। 10वां प्रश्न, संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है? तो संगतकार कविता मुख्य गायक के सहायक गायकों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। और भी आप इसमें कुछ लिख सकते थे क्योंकि 2 नंबर में है तो 1 लाइन तो थोड़ा कम रह जाएगी। 11वां प्रश्न हमारा कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। ये कवि ने उस बालिका के लिए कहा है कि वह ये तो जानती थी कि यह मेरे लिए सुख है, लेकिन उसे अभी वैवाहिक जीवन के दुखों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। अगला है, कवि लॉन्गस्टॉक जगह का क्या महत्व है? अब इसका जो है वो 2 है कि एक तो वहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसकी वजह से वो प्रसिद्ध है, और दूसरा वहाँ लेपचा और भूटिया 2 जो है ये इन लोगों में संधि हुई थी। 13वां प्रश्न, मूर्तिकार के अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हल निकाला? तो उसने ये सलाह दी कि हम 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगा दें।
अब अगला है माता का अंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें भोलानाथ का उदाहरण देना था कि भोलानाथ वैसे तो अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन जब उसने सांप देखा तो वह भागा भागा अपनी माँ की गोद में आके छिप गया। अगला है कवि ऋतुराज या कवि सूरदास का व्यक्तित्व और कृतित्व लिखना था। और फिर 16वां प्रश्न है हमारा, इसमें हमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या मनु भंडारी में से किसी एक का व्यक्तित्व और कृतित्व लिखना था। आई होप आप लोगों ने सही दोनों में से किसी एक का कर दिया होगा। अगला है इनमें व्याख्या करनी है आपको। एक ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक से दिया हुआ है पहला वाला, इसके जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और दूसरा वाला है आपका संस्कृति पाठ से दिया हुआ है, इसके भदंत आनंद कौशल्यायन लेखक हैं। अगली आपकी व्याख्याएं दी गई हैं पद्यांश। पहली तो है आपकी देव में से दी गई है ये वाली, डार पलना बिछोना, और दूसरी जो है आपकी ये संगतकार कविता में से दी गई है। फिर आपको 19वां प्रश्न था, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है। इसमें आपको जो उस पाठ में तर्क दिए गए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा वो लिखने थे। संगीत एक आराधना है कैसे, वो लिखना था आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के आधार पर। फिर 20वां प्रश्न आपका आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट करना था हमें, और उत्साह कविता में बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो बादल क्रांति चेतना का प्रतीक है, ये सब आपको लिखना था उसमें। अगला है हमारा खंड द, इसमें आपका निबंध है एक जीवन में शिक्षा का महत्व, इसमें आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं। दूसरा है वैश्विक महंगाई, इसमें आपको वही 5 पॉइंट दे रखे हैं। और तीसरा है स्वस्थ जीवन सुख का आधार, फिर इसमें 5 पॉइंट है। और चौथा जो है वो मेरे प्रिय कवि, और इसमें भी आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे इनमें आपको अथवा में है ये भी। पहला है आपका प्रार्थना पत्र लिखना था खेल सामग्री मंगाने हेतु। दूसरा आपको अपने छोटे भाई को शिक्षा के महत्व को बताते हुए पत्र लिखना था। 23वां प्रश्न है आपको विज्ञापन बनाना था एक दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों के लिए और वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी के लिए। विज्ञापन तो बस ये है कि इसमें जितना थोड़ा सजा के लिखना होता है। तो आज का जो है हमने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।